अध्याय 4 देख रहे हैं, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब इसमें एक शब्द है दीकू। ये दीकू क्या है इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी शब्द तो शायद आपको आइडिया होंगे। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, अ विजन ऑफ स्वर्ण यानी गोल्डन एरा। एक साहब है, इनकी चर्चा बाद में बहुत सारी होने वाली है। इनका नाम है बिरसा मुंडा। अब ये जो मुंडा है ये क्या है? ये एक जनजाति है, ये आदिवासी है। तो इन्हीं के बारे में बताता हूं कि समय है 1895, 1895। इसमें ये जो साहब है बिरसा, इनका नाम है, ये बिहार की एक जगह है, आज भी है, उसका नाम है छोटा नागपुर। एक नागपुर और है, ठीक है, एक नागपुर और है जो आपका महाराष्ट्र में है, बहुत बड़ी सिटी है वो। तो बिहार का जो छोटा नागपुर है, इसके जो जंगल है, यहाँ जो जंगल है, फॉरेस्ट है, और जो गांव है, वहाँ पर इन साहब को देखा गया और ये माना गया कि इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, इनके पास सुपर पावर है, जैसे सुपर हीरो होते हैं ना, उस तरीके के। ये जो है, एक तो ये बीमारी दूर कर देते हैं, कोई भी बीमारी हो उसको दूर कर देंगे। दूसरा ये है कि ये अनाज अगर है उसकी बोरी को ये डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, कई गुना बढ़ा देंगे। 10 रखो, 10, 1 का 10 कर देंगे, 10 का 50 कर देंगे। ओके, अच्छा, ये तो लोग मान रहे थे, लेकिन ये साहब खुद भी ये बता रहे थे, ये खुद भी ऐसा ऐलान कर रहे थे कि मुझे भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे भेजा है दीकू। दीकू का मतलब यहां पर है फॉरेन लोग। अच्छा, फॉरेन कौन हो गए? अब आपका दिमाग बिल्कुल उसी पे आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम ब्रिटिश पढ़ते आए हैं। फॉरेन का मतलब है ब्रिटिश, और वो सारे लोग जो इनको या आदिवासियों को या जनजातियों को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे थे, और वो चाहे हिंदुस्तानी क्यों ना हो। तो दीकुओं का मतलब है बाहरी लोग। अब ये बाहरी लोग कोई भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा, मुंडा साहब ने, कि मुझे भगवान ने भेजा है, ये जो बाहरी लोग आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी गुलामी जो हमें मिल गई है, या इनके हम गुलाम हो गए हैं, इन जंजीरों को तोड़ने के लिए मुझे भेजा गया है। आप सभी को इस गुलामी से आज़ाद करने के लिए मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। बस बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बन गए, इनके पीछे चलने लगे, क्योंकि वो इन्हें भगवान तो मान रहे थे, सुपर पावर इनके पास था, ऐसे मान रहे थे। दूसरा ये मानना चाह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई राह दिखे। तो जो भी समस्याएं थी, किनकी? आदिवासियों की। जो भी समस्याएं थी आदिवासियों की या जनजातियों की, वो सारी के सारी ये दूर करने आए हैं। तो ये जो बिरसा आप मुंडा देख रहे हैं, एक्चुअली बिरसा मुंडा इसलिए नाम है इनका क्योंकि ये बिरसा नाम है, मुंडा परिवार, इस परिवार में जन्मे थे। तो ये एक जनजातीय समूह है। जनजाति होता है ट्राइब, यानी कि मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको, ट्राइब क्या होते हैं, ये हम पहले भी पिछले डिस्कशन में देख चुके हैं। ये जनजाति समूह है मुंडा। जैसे जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक मुंडा ग्रुप है, तो ये छोटा नागपुर में रहा करता था। और दूसरा ये है कि केवल ये मुंडा ही नहीं, केवल जैसे मान लीजिए मुंडा का ग्रुप है, तो मुंडा के जो ग्रुप वाले हैं वो तो इनके अनुयायी थे ही थे। इसके अलावा और बहुत सारे आदिवासी, यानी आदिवासी लोग जो नॉर्मली जंगल में रहते हैं, या जंगल से अपना गुजर बसर करते हैं, या जंगल करते हैं बेसिकली, वो है ना, खाना पीना रहना, उनका आजीविका सब जंगल में होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इनके बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा था कि केवल मुंडा ही इनके समर्थक नहीं थे। इसके अलावा बहुत फेमस, जिनका नाम हम लेंगे संथाल, लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार आने वाला है, संथाल और उरांव। संथाल और उरांव, ये जो जनजाति समूह है, यानी कि एक मुंडा, एक संथाल, एक उरांव, ये भी इनके अनुयायी थे, या उनकी बातों के समर्थक थे। तो अब सवाल उठ रहा है, हमने ये तो बता दिया कि भाई प्रॉब्लम थी, कोई उसको सॉल्व करना चाह रहे थे, लोग चाहते थे कि ये सॉल्व करें। तो भाई प्रॉब्लम थी क्या? समस्या है क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब जो बाहरी लोग हैं, जो दीकू है, ये एक्चुअल में हैं कौन लोग? क्या ये अंग्रेज है, या उनके अलावा भी कोई है? और जब अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश आ गए, तो इनके राज में ये जो जनजाति लोग थे या आदिवासी लोग थे, इनका जीवन कैसा था? किस तरीके से आदिवासियों का जीवन बदल रहा था? तो इस पे हम
बात करेंगे, पहले यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाता हूँ। आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये थोड़ा हमारे जैसे जो अर्बन लोग होते हैं उनकी तरह तो नहीं दिख रहे। आज भी बहुत सारे जनजाति आपको मिलेंगे। तो जैसे हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का पैटर्न है, तो उसमें जो एसटी आते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो। आप ये देखिए, उड़ीसा के बारे में बात हो रही है। ये डोंगरिया, जैसे मैंने आपको मुंडा बताया, संथाल बताया, उरांव बताया, इसी तरीके से उड़ीसा में जो डोंगरिया कंद कबीला है उसकी महिलाएं आपको दिख रही हैं, नदी पानी पार कर रही हैं और ये बाजार जा रही हैं, क्योंकि कुछ इनका सामान दिख रहा है, कुछ या तो ला रही हैं, कुछ या तो बेचने जा रही हैं। ओके, तो जो ज़्यादातर कबीले हैं, या कहें जब भी मैं कबीलों की बात करूंगा, ग्रुप की बात करूंगा, जनजाति समूह की बात करूंगा, सब एक ही तरीके से आप समझिएगा। तो ये जितने भी कबीले हैं, आदिवासी जो ग्रुप हैं, इनके जितने भी रीति रिवाज हैं, मतलब ये जो मानते हैं, ये जो खाते हैं, ये जिस तरीके से कोई जन्म होता है, कोई शादी होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो ये जो भी चीज़ें करते हैं, रस्में जो करते हैं, इनके जो जो कल्चर में है, वो ब्राह्मणों से बहुत अलग है। क्योंकि ब्राह्मण में क्या था, ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था बना दी थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, फिर नहीं, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर क्षूद्र है। ये बना दी थी उन्होंने वर्ण व्यवस्था, ये सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर। लेकिन जो कबीले हैं, जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये लोग ये सब चीज़ें, व्यवस्थाएं नहीं थी। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अगर आप मुसलमानों में देखेंगे तो उसमें भी ये व्यवस्था नहीं है, मुसलमानों में सब बराबर होते हैं। तो जनजातियों में एक तो ये नहीं था, पहली चीज़, इनके रीति रिवाज इनसे बिल्कुल अलग थे। मतलब जो, अगर मान लीजिए ये हम इनका समाज देख लें, तो इन समाज में बहुत ज़्यादा भेद नहीं था, यानी सामाजिक भेद नहीं था कि तुम बड़े तुम छोटे, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, बेसिकली अगर ये कबीला मैं बताऊं तो सारे कबीले, सब कबीले के जो लोग होते थे उसको एक ये कुटुंब मानते थे। कुटुंब मतलब होता है, जैसे हमारे, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में कौन है, पिताजी हैं, माताजी हैं और 2 बच्चे हैं, ये कुटुंब हो गया। इनके पिताजी यानी कि ये हो गया कुटुंब, इनकी माताजी पिताजी ये कुटुंब हो गया। तो बेसिकली आपके रिश्तेदार है ना, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, ये कुटुंब में आते हैं। तो ये मानते थे कि पूरा का पूरा कबीला, ये ऐसे, ये तो 7, 8, 10, 15 लोग हो सकते हैं, ये हो सकते हैं ये हज़ारों की तादाद में हो। तो ये जो जनजाति समूह है, ये मानते थे, ये अभी भी ऐसा ही है कि ये सारे के सारे लोग एक कुटुंब है, एक परिवार है। मतलब कहीं ना कहीं इनके जो फोर फादर्स हैं वो एक है, इनके जो भी पहले रहे होंगे उनसे बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अलग जाति के हो, मैं अलग जाति को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुटुंब से बंधे हुए हैं। ओके, लेकिन इसका मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। सामाजिक भेद तो थे ही, थोड़ा बहुत सामाजिक भेद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। जैसे अंबानी और वो जो चौल में रहने वाला आदमी है, गरीब आदमी जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, इस तरीके का डिफरेंस नहीं है इनमें। अब सवाल उठता है कि जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो ये जीते कैसे हैं, उस ज़माने में जीते कैसे थे। आज भी आप थोड़ा सा इसको बराबरी कर लीजिए, क्योंकि उस ज़माने में भी अगर आप थोड़ा सा उसकी तरफ जाएंगे, उड़ीसा की तरफ जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे और उत्तराखंड तो खैर नहीं हुआ, जनजाति यहाँ पर कम है, तो ये सब इलाकों में आपको जनजाति मिल जाएंगी, बहुत सारी जनजाति मिल जाएंगी। थोड़ा सा सेंट्रल भारत में जो उपजाऊ क्षेत्र वगैरह है, पहाड़ों में ज़्यादा मिलते हैं, जंगलों में ज़्यादा मिलते हैं, बाकी प्लेन एरियाज में आपको कम मिलेंगे। तो बात ये आती है कि ये करते क्या थे, खाना कैसे खाते थे, क्या उगाते थे, क्या बेचते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो शब्द आएगा बार बार, झूम खेती। झूम के खेती नहीं, झूम खेती। इसको जो अंग्रेजी में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाता है, झूम, ठीक है। ये जो झूम खेती है इसको समझिए। झूम खेती का मतलब ये होता है कि देखिए, सबसे पहली चीज तो झूम खेती वो लोग करते थे जो एक जगह पे रहते नहीं थे, मतलब घुमंतु लोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे जो आना जाना करते रहते थे, मतलब अपनी जगह बदलते रहते थे। घुमंतु लोग, जिसे हम कहते हैं खाना बदोश, यहाँ से वहाँ से वहाँ, वो लोग करते थे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ जनजातियों की, आदिवासियों की ही कर रहा हूँ। तो करते क्या थे कि जंगलों का जैसे एक भूखंड ले लिया इन्होंने, ठीक, एक एरिया ले लिया इन्होंने। उसके बाद जैसे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और धूप प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये करते थे, सबसे पहले जो पेड़ है इसके ऊपर के ये टहनियाँ काट देते थे, इसको काट देते थे। उसका कारण क्या है,
इसलिए काटते थे क्योंकि धूप आए, बगैर धूप आए तो कोई भी पैदावार नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर ज़मीन पे जो भी घास फूस जली है या पौधे जले हैं, पौधे हैं या उगे हुए हैं, इन सबको ये देते थे जला, आग लगा देते थे। ठीक, तो जो भी यहाँ पर इनको चीज़ दिखती थी, एक भूखंड इन्होंने तय कर लिया कि ये ज़मीन है, इस पर हमें झूम खेती करनी है। पहले तो ये आसपास के जो बड़े बड़े पेड़ होते थे जिससे धूप आ रही होती थी उसके ऊपर का एरिया काट देते थे। दूसरा ये है कि जितना भी एरिया है उसको जला देते थे। ठीक, अब जला दिया तो इसके बाद बची राख। अब आप देखिए, चित्र मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे कि जब इसको जला देंगे तो यार राख बचेगी। अभी किसकी राख है? इन पेड़ों की तो राख है, इन पौधों की तो राख है। राख मतलब ऐश, जलने के बाद, लकड़ी के बाद जो बचता है। तो ये जो बचेगा ये एक मैन्योर का, न्यूट्रिएंट का काम करेगा, कंपोस्ट का काम करेगा, यानी कि खाद का काम करेगा। राइट, तो ये क्या करते थे कि इसको जला दिया इन्होंने, ओके, और जो खाली ज़मीन है ना, इस पर ये राख पूरी तरीके से डाल देते थे। अब ये जो राख मैं कह रहा हूँ, राख क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? आप तो कहते हैं कि ये तो जल गया, अब ये तो बेकार हो गया। नहीं, इसमें होता है पोटैश, पोटैश यानी पोटेशियम। इसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किसी ज़मीन में अगर NPK नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये पोटैश और के, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। के मुझे याद नहीं आ रहा है, तो NPK कहा जाता है बेसिकली इसको। ये फिजिक्स में हमने कभी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये जो NPK है वो होना चाहिए। इसमें एक P तो है पोटेशियम, वैसे K से शायद पोटेशियम होता है। खैर एनीवेज, दिस इज नॉट द डिस्कशन। तो पोटेशियम जो होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक, अब ये फॉस्फोरस है, यस, P फॉस्फोरस, K है पोटेशियम, यस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, K पोटेशियम। तो K कर देते हैं इसको, नहीं हम पढ़ रहे हैं तो P ही करके रखते हैं क्योंकि पोटेशियम है। मान लीजिए इसका जो साइंटिफिक है वो तो K है, लेकिन हम P पोटेशियम को दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो इसमें जो पोटैश है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, साथ में इसको नाइट्रोजन भी मिल जाता है, इसको आपको बाकी उपजाऊपन भी मिल जाता है। तो होता ये है कि उनके पास कुल्हाड़ियाँ होती हैं। कुल्हाड़ियाँ मतलब ये होता है कि ऐसे हत्था होगा, यहाँ पर लोहे का यूँ पैनापन होगा, इससे काटते थे पेड़ों को। और कुदालें होती है, कुदालें इस तरीके से, कुदाल से ज़मीन को गड्ढा करते थे, मतलब कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, यानी ऊपर की सतह, केवल ऊपर की सतह को, केवल जैसे आप के पास खीरा है, खीरे को नहीं खुरचते हैं ताकि अंदर का खा सके, या कोई भी फल को खुरचते हैं, उस तरीके से खुरच देते थे, ऊपर का पोर्शन पील ऑफ कर देते थे, और जो कुल्हाड़ी है उससे ये पेड़ों को काटते थे। ठीक, अब करते क्या थे कि यहाँ पर आज क्या होगा, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हल चलाएंगे या ट्रैक्टर चलाएंगे, ऐसी ऐसी सीधी सीधी रेखाएं बना देंगे, मतलब थोड़ा सा ये ज़मीन के नीचे थोड़ा सा खोद देंगे, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे मिट्टी चली जाएगी, और यहाँ पर आप इन जगह पे अपनी जो सीड्स है वो बीज यहाँ डाल देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ये आज भी जैसे जहाँ झूम खेती होती है, नदर्न ईस्ट में आज भी झूम खेती होती है, वहाँ पर केवल ये छिड़काव कर देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये खेत में बिखेर देते थे, मतलब बीज को रोपते नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया, ज़मीन की, जैसे ये ज़मीन है, इसने थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, गड्ढा मतलब ऐसा नहीं कि हर एक जगह किया वो ट्रैक्टर वगैरह से, और इन जगह पे जहाँ जहाँ थोड़े से पोर्शन अंदर चले गए वहाँ बीज को रोपना कहते हैं। लेकिन ये लोग रोपते नहीं थे, ये केवल खुरचते थे और ऊपर वाला पोर्शन और केवल बिखेर देते थे, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्कैटरिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। एक बार यहाँ पर फसल तैयार हो गई, क्योंकि अब इन्होंने बीज डाल दिए तो फसल तैयार हो जाती थी। अब जब फसल तैयार हो गई तो इस जगह से ये काट लेते थे सबको, मतलब हार्वेस्टिंग कर लेते थे, और हार्वेस्टिंग करने के बाद ये इस जगह को छोड़ देते थे और निकल जाते थे दूसरी जगह पर। ठीक, दूसरी जगह पे किस लिए गए वो? दोबारा यही काम करने, राइट, दोबारा झूम खेती करने। और जो जगह इन्होंने छोड़ दी है इसको ये सालों तक छोड़ के रखते थे। फैलो लैंड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंदी में परती और फैलो लैंड। ऐसी खेती, ऐसी जगह जिसने उपजाऊपन खो दिया है और उसको कुछ साल लगते हैं उपजाऊपन वापस लाने में, ऐसी ज़मीन जो छोड़ी जाती है उसको परती ज़मीन कहते हैं या फैलो लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलो लैंड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग आप देख रहे हैं जिनके बारे में मैंने बात की, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। पहली चीज़ तो ये मध्य भारत में रहते हैं, जैसे मैंने आपको उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको झारखंड का एग्जाम्पल दिया, वह उस इलाकों में, और मध्य प्रदेश का जो ऊपरी भाग है।
और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र, मैंने आपको बताया या तो ये जंगल में रहेंगे या पर्वत में रहेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो 7 सिस्टर स्टेट है, वहां पर आपको बहुत मिलेंगे। ओके, मेन चीज ये थी क्योंकि ये जंगल पे पूरा इनका आधिपत्य था, तो जंगल में कभी भी आ जा सकते थे। अब देखिए कोई भी जमीन उठा के इन्होंने जला दी और फिर दूसरी जमीन पकड़ ली, फिर तीसरी जमीन पकड़ ली, है ना। इसका मतलब जंगल में आने जाने में इनकी कोई रोक टोक तो थी नहीं। और आराम से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इनको जंगलों से जाने से रोका जाएगा। जंगलों में ये बेरोक टोक यानी कि अपनी मर्जी के मालिक थे, यहाँ के मालिक थे, मर्जी के भी और उस जगह के भी मालिक थे। और दूसरा ये थे कि फसल उगाने के लिए कोई भी कहीं भी किसी भी जगह की खासतौर पर जंगल की जमीन ये इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, पहले कर सकते थे क्योंकि आगे ये नहीं होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि आप बोलेंगे क्या यार ये सारे के सारे आदिवासी क्या ये घुमंतू खेती करते थे, क्या झूम किया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे कई आदिवासी मैं आपको बता दूंगा, सबके नाम आने वाले हैं, वो पशुओं का शिकार करते थे, यानी वो आखेटक थे, पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। और जंगल में जैसे ये देखिए तेंदुपत्ता ले जा रही हैं, तेंदुपत्ती है ये ना, हाँ, औरतें पंडानू पत्ता है, ये पंडानू पत्ता है और इससे पत्तल बनाई जाती है, जो आप खाने का पत्तल होता है ना, वैसे ऐसे अगर आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर हर आदमी हर औरत आपको ना ऐसे तेंदुपत्ता ले जाती मिलेंगी। तेंदुपत्ता से बहुत कुछ बनता है। कुछ शब्द इसमें आए हैं। परती ज़मीन तो मैंने बता दिया कि ज़मीन थोड़ी सी छोड़ दी जाती है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, ताकि वो अपनी उपजाऊपन दोबारा आ जाए उसमें। साल जो है एक पेड़ है, इसके बारे में अभी यहाँ पर मैं बात करूँगा। साल एक पेड़ हुआ। और महुआ का दिखाऊंगा आपको चित्र, महुआ का चित्र भी कभी आएगा। तो महुआ जो है एक फूल है, इससे एक तो इसको फूल को ही खा लिया जाता है या फिर इसकी शराब बनाते हैं। महुआ की शराब बनती है, मतलब एक इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक बनती है। तो अब मैं बात कर रहा था कि कई ऐसे आदिवासी हैं जो पशुओं का शिकार भी करते थे, यानी आखेटक थे, और कई जो जंगल से चीज़ें लेके आते थे। इसका मतलब इनका काम था इकट्ठा करना, संग्राहक। तो आखेटक भी थे और संग्राहक भी थे, शिकार करते थे, और जो भी जंगल में उनको काम की चीज़ मिलती थी, खाने की हो या बेचने की हो, वो सब वो जमा करते थे। राइट। अब अगर मैं उड़ीसा में ले जाऊं आपको, उड़ीसा, तो यहाँ पर जो खोंड लोग हैं, कौन लोग हैं? खोंड। कौन से? खोंड। उड़ीसा में खोंड। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं ये इन्हीं का देख रहे हैं, ठीक है जी। ये उड़ीसा में जो खोंड लोग हैं वो इसी तरीके के समुदाय थे। ये क्या करते थे? पहले तो एक टोली बना ली लोगों ने, कुछ लोगों की टोली बन गई, ग्रुप बन गया, और उसके बाद ये जाते थे शिकार पे, जंगल पे चले गए शिकार पे। अब जंगल पे शिकार गए, मान लीजिए इन्होंने एक हिरण मारा। अब ये हिरण को ये आपस में पूरे बांट लेते थे, सारी फैमिलीज आपस में बांट लेती थी। इसके अलावा ये फल तो मिलते थे वहाँ, फल तो अगर हर जगह मिलते हैं, फल पूरे जंगलों में फल रहते हैं। एक तो ये फल खाते थे, और बहुत सारे कंदमूल जिसे कहते हैं, जिसे ज़मीन के नीचे वाली जो रूट्स होती है ना, उसको ये खाते थे। जड़ें, जैसे जड़ें आप देखिए, अगर आप प्याज देखें, आलू देखें, या फिर आप देखें ये मूली हो गई, गाजर हो गया, ये सब ज़मीन से नीचे से ही तो निकाली जाती हैं, है ना। इस तरीके से जो ज़मीन के नीचे से आती थी वो खा लेते थे ये लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दो का नाम लिया है, एक साल एक पेड़ और महुआ एक फूल। तो जो साल है, मैं इसका नाम बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ही चीज़ आगे इनको ले जाएगी, क्योंकि ये बेचते थे बाहर। पहली चीज़ मैंने बताया कि जो जंगल में आराम से आते जाते थे, दूसरी चीज़ इनके पास ऐसा सामान होता था जो जंगल से लाते थे, जो ये बेचते थे और बाहरी लोग इसको खरीदते थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, साल और महुआ। तो इनका जो है महुआ का ये तेल इस्तेमाल करते थे। इनके साल और महुआ का जो इस महुआ के जो बीज है, इसका तेल बनाते थे। और इलाज करने के लिए क्या होता था, जैसे अगर हमको कोई गला में दिक्कत होती है तो हम मुलेठी खा लेते हैं, है ना। तो हर चीज़ जड़ी बूटियाँ वहाँ पर मिल जाती थी, तो अपना इलाज भी ये जड़ी बूटियों से कर लेते थे, आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं आज के नाम पे। इसके अलावा जो जंगल से इन्होंने चीज़ें जमा की, जैसे इन्होंने जमा की, मैंने अभी आपको अलग अलग नाम लिया, जैसे तेंदुपत्ता वगैरह। तो ये जंगल की जो भी जंगल के उत्पाद थे, इनको ये बेच देते थे। किसको बेचते थे? ये स्थानीय बाजार में बेच देते थे, जो भी लोकल मार्केट होगा। जैसे ये लोग यहाँ रहते हैं, है ना, अब यहाँ रहते हैं जंगल में, फिर ये मार्केट में आके इसको बेच दिया करते थे। ठीक। अब जो यहाँ के मार्केट में जब भी किसी बुनकर को कहिए, या चमड़ा कारीगर हो गया,
इनको कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो इनको क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कुसुम का पत्ता है, जैसे मैंने नील की बहुत बात की थी ना पहले, ऐसे कुसुम का पत्ता है, पलाश का पत्ता है, पलासी का युद्ध जहाँ हुआ था, पलाश का फूल मिलता है वहाँ पर जो रेड कलर का होता है, रेड कलर देता है। ऐसे कुसुम का पेड़ भी होता है, पौधा होता है जो आपको ऐसे फूल, ये सब फूल है पलाश कुसुम। तो कपड़ों को रंगने का या फिर जैसे चमड़े का काम होता था, उसके लिए ये लोग किसको मांगते थे, किसको पूछते थे? जो स्थानीय मार्केट वाले हैं वो इन्हीं लोगों को पूछ लेते, भाई वो ला दो, भाई वो जंगल से हमें ये ला दो, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो तो जंगल जाते नहीं थे, डर हो या जो भी हो, या उनकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होगी, और इनकी लाइफस्टाइल सारी जंगल पे ही होती थी, तो इन्हीं से मांगा करते थे भाई कि चलो हमको ये ला के दो। ठीक है, तो जो मैंने खोंड कहा ना, ये इन्हीं लोगों को कहाँ थे, फिर से मैं कहूँगा खोंड कहाँ पर? उड़ीसा। फिर से समझ लीजिए, उड़ीसा खोंड, ऐसे बहुत सारे नाम आने वाले हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ है ये भी याद रखना है आपको। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा ये कंप्लीट कराऊँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि अब ये चावल नहीं उगाते थे, गेहूँ भी नहीं उगाते थे, लेकिन ये तो अनाज है। अब जनजातियों को या आदिवासियों को, इन लोगों को ये कहाँ से मिलेगा, चावल और गेहूँ? तो ये अदला बदली करते थे। जैसे जो भी ये जंगल से लेके आते थे, जंगल के उत्पाद कह लूँ, उसका आदान प्रदान करते थे, मतलब जंगल की चीज़ देते थे और वो जो चावल गेहूँ उसके बदले ले लेते थे। अच्छा, कई लोग इसमें ऐसा है नहीं कि सभी के सभी जंगल में रहते थे, कई लोग ऐसे हैं जो काम भी करते थे, यानी कि आसपास के जो गांव हैं ये जंगल में रहते थे, गांव में जाते थे, नौकरी कर लेते थे। ठीक है, कई लोग नौकरी भी करते थे, जैसे सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें काम कर लिया, कोई खेत है उसमें मजदूरी कर ली, ये काम भी करते थे। अच्छा, अगर ये वन उत्पाद, जो बेसिकली वन उत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो जंगल से चीज़ें जो ला रहे हैं, अगर वो कम पड़ गया तो बेचारे इधर उधर इनको भटकना पड़ता था, कभी काम के लिए, कभी खाने के लिए, बहुत भटकना पड़ता था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे लोग थे, ये तो मैंने सबके बारे में बता दिया, लेकिन कई ऐसे थे, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर हम मध्य प्रदेश या मध्य भारत में आते हैं, तो यहाँ पर एक समुदाय है जिसका नाम है बैगा। क्या नाम है? बैगा। अब ये जो बैगा थे, ये लोग बोलते थे ना, हम जंगल के हैं, जंगल हमारा है, जंगल हमारे लिए है, हम कभी भी किसी की मजदूरी नहीं करेंगे, हम जंगल की संतान हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हम मजदूरी नहीं करेंगे, हमारा मजदूरी का काम करना उसी तरीके से होगा जैसे किसी का अपमान होता है। तो ये अपना अपमान मानते थे इसको। ठीक, तो जो चीज़ें इनको आसपास पैदा नहीं होती, ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ पैदा नहीं हो रही है तो ये किसके ऊपर आश्रित हो जाएंगे? जैसे चावल गेहूं का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर किसी भी आदिवासी को वो चीज़ चाहिए जिसकी ज़रूरत है, तो किसके पास जाएंगे? ये व्यापारियों पे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ रह रहे हैं तो व्यापारी जब यहाँ पर आएंगे, या महाजन लोग जो होंगे, व्यापारी मतलब जो ट्रेड करते हैं, सामान खरीद फरोख्त करते हैं, महाजन जो सामान का खरीद फरोख्त भी करते हैं और पैसे भी देते हैं, लैंडिंग भी करते हैं। तो कोई चीज़ अगर इनके, जैसे यहाँ पर ये रह रहे हैं, इनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? ये व्यापारी जब आएंगे उनका वेट करेंगे, व्यापारी महाजन यहाँ पर आएंगे तो उन पर बहुत ज़्यादा आश्रित होते थे। लेकिन अगर ये व्यापारी है और ये महाजन है, तो व्यापारी जब पहुँचेगा तो मुंह मांगे दाम लेगा, भारी कीमत पे बेचेगा। ठीक, और जो मैंने कहा व्यापारी तो बेचता है, महाजन क्या करता है? ये व्यापारी हो गया, ये महाजन हो गया। तो व्यापारी क्या कर रहा है? ये तो आके बेच रहा है बड़े बड़े दाम में, ज़्यादा दाम में। और जो महाजन है वो क्या कर रहा है? वो इनको पैसा दे रहा है, कर्जा दे रहा है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको होती है। और जब कर्जा दे रहा है तो उस पर लगा रहा है ज़बरदस्त ब्याज, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक, तो जब ये लोग, अब ये समझिएगा कि जब ब्याज ये पे पैसा ले रहे हैं तब इनकी हालत खराब हो जानी है, क्योंकि जो सूदखोर है वो तो बड़ा सूद लगाते हैं। ये जो व्यापारी है वो 10 रुपये का सामान इनको 100 रुपये में बेच रहे हैं, तब भी दिक्कत हो गई। तो बेसिकली जो बाजार है, मार्केट, और जो वाणिज्य हो रहा है, मतलब ट्रेड हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, उसने इन जनजातियों को, बेचारों को कर्जा और गरीबी इसकी तरफ ढकेल दिया। इस कारण से ये, क्योंकि इनका पूरा ये मानना था कि भाई हमको इस जंजाल में जो फंसाया गया है कि हम चीज़ें जो खरीदते हैं उसको हमको डबल दाम में, ट्रिपल दाम में बेच रहे हो और हमें कर्जा दे रहे हो, तो उसके बाद तो हमको कर्जे में आपने डाल ही दिया। ठीक है, तो ये जो महाजन है, देखिएगा फिर से, महाजन और व्यापारी, ये जो बाहरी लोग हैं, इनको ये लोग मानते थे कि ये शैतान है। कौन लोग हैं? ये शैतान है। और इन्हीं को इन्होंने दीकू कहा है, यही दीकू है। और ये मानते थे कि जो भी इनकी प्रॉब्लम है, इनकी जितनी भी दिक्कतें हैं, वो केवल और केवल इन
व्यापारियों, महाजन या बाहर के लोगों के कारण है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। अब इससे पहले कि हम कुछ जानवर पालते हैं, जैसे हमने देख लिया क्या क्या काम करते हैं। देखिए, झूम खेती कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ शिकारी है, कुछ संग्रह कर रहे हैं, कुछ जानवर पाल रहे हैं। लेकिन कौन कौन कहाँ कहाँ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगली बार, और हम जानेंगे इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।